नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का मेंस का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, केबीसी नैनो किताब से। और इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का प्रश्न पत्र 1 और 2 जो कि आपका 1993 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GS1 का। ठीक है, और आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, एक मिनट। और जिसमें हम लोग GS पेपर 1 में आज हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का सेक्शन 1 कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 में हमारा जो आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है जो इम्पोर्टेंट जो की टू आंसर है, जो इम्पोर्टेंट उत्तर देने के लिए जो भी आपका यहाँ पर है, तो उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए, तो उद्भव आपका मौर्य कला का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से इसका जो है इसकी प्रगति हुई। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ। और कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में तो आपका मौर्य कला एवं मौर्य स्थापत्य के क्षेत्र में प्रमुख मौर्य शासकों के योगदानों का उल्लेख करते हुए बिहार में इसके प्रभाव एवं विशेषता का विश्लेषण करें। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर इसका आंसर देना। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में मौर्य कला को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जा सकता है। हालांकि हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था। ठीक है, परंतु पुरातात्विक प्रमाण के रूप में वे वस्तुएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में मौर्य काल को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जा सकता है। ठीक है, हालांकि हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था, परंतु पुरातात्विक प्रमाण के रूप में वे वस्तुएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में जो है पाषाण का व्यापक उपयोग हुआ। ठीक है, पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण से ये कलाकृतियाँ वर्तमान में भी उपलब्ध है। ठीक है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया और लोक कला एवं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे राजकीय अथवा दरबारी कला। तो आपका जो मौर्य दरबार में मौर्य कला में सबसे पहला आपका राजकीय अथवा दरबारी कला। ठीक है, तो पहला आपका है चंद्रगुप्त मौर्य कालीन कला। तो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन कला जो है, ठीक है, तो राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण, तो राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र स्थित कुम्भरहार से प्राप्त राजप्रसाद है। ठीक, राजप्रसाद का जो महल है वो आपका जो है सर्वोत्तम उदाहरण है राजकीय कला का। और इस सभा भवन में तो इस सभा भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस सभा भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, और यह सभा अनेक खंभों वाले तो यह सभा अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था। ठीक है, इस सभा भवन की लंबाई 140 फीट तथा चौड़ाई 120 फीट थी। ठीक है, तो यह जो है आपका सभा अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था और इस सभा भवन का लंबाई 140 फीट तथा चौड़ाई 120 फीट था। ठीक है, और इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ है और इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ है। सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काश प्रसाद का विस्तार किया। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने पाषाण का उपयोग कर इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया और प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने इस प्रसाद को देव निर्मित महल कहा है। ठीक है, तो इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ, तो आपके जो 84 जो पत्थर के स्तंभ में सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया और प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने इस प्रसाद को देव निर्मित महल कहा था। ठीक है, अशोककालीन कला, तो आपका अशोककालीन कला क्या था मौर्य काल में, तो मौर्य काल के
सर्वाधिक अवशेष सम्राट अशोक के समय से प्राप्त हुए और सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को चार भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला स्तंभ, तो आपका पहला जो है स्तंभ है, तो अशोककालीन कला में पहला जो स्तंभ है, तो स्तंभ जो है मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण है और इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है और ये स्तंभ दो प्रकार के पाए गए हैं। ठीक है, तो पहला आपका जिन पर धम्म लिपियां खुदी है। ठीक है, जिन पर धम्म लिपियां खुदी है, इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपरा, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जिन पर जो आपका पहला जो मिला है वो आपका इस पर आपका धम्म लिपियां खुदी है। ठीक है, तो जो कि आपका दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, टोपरा, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त हुई है। सेकंड आपका सारनाथ स्तंभ, तो सॉरी सामान्य स्तंभ, तो आपका जो जनरल जो भी आपका पिलर है। ठीक है, तो सामान्य स्तंभ, इस प्रकार के स्तंभ रामपुरवा, बैलसिर्स, बसाड़, फुसरा आदि जगहों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्तूप है, तो आपका स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये स्तूप ईंट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते हैं। ठीक है, तो ये स्तूप ईंट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते हैं और इनका निर्माण बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग किसी पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप करते थे। ठीक है, परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपका जो परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये आपका जो स्तूप है, ये आपका जो है ईंट और प्रस्तर के बने होते हैं। ठीक है, गुंबद जैसा। ठीक है, और इस पे जो आपका बौद्ध एवं जैन धर्म के जो है लोग इसे पवित्र स्वरूप मानते थे। ठीक है, पाषाण वेदिका, तो आपका पत्थर की वेदिका क्या है? तो मौर्यकालीन स्तूप, तो मौर्यकालीन स्तूप बिहार वेदिकाओं से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ के भग्नावशेष मिले। पाटलिपुत्र की खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए जो चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने जाते हैं। ठीक है, नीचे आपका गुहा विहार, तो आपका गुहा विहार क्या है? तो सम्राट अशोक ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे और इन गुफाओं का एक समूह गया से 25 किलोमीटर दूर उत्तर में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में जहानाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है गुहा विहार, जिसे जो गुफा बोलते हैं। ठीक है, गुफा का जो जगह रहने वाला गुफा टाइप का। ठीक है, ये आपका गया और जहानाबाद जिला में प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा आपका दशरथ कालीन कला, तो दशरथ कालीन कला अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गोपिका गुफा का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए करवाया और इसी समय निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा जहानाबाद में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दशरथ कालीन कला, तो अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों की में गोपिका गुफा का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए करवाया और इसी समय निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा जहानाबाद से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। लोक कला एवं मूर्ति कला, तो आपका लोक कला एवं मूर्ति कला क्या है? तो मौर्य काल में राजकीय दरबार से पार जन साधारण के द्वारा कला का अद्भुत विकास हुआ। ठीक है, और जिसे लोक कला कहा गया। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला से प्रमाण है। ठीक है, मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त जच्ची की मूर्ति मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, तो मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, और इस जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया है। ठीक है, पटना के लोहानीपुर से, तो पटना के लोहानीपुर से 2 पुरुषों के नग्न शरीर की मूर्तियां प्राप्त हुई और बुलंदी बाग से एक नारी मूर्ति प्राप्त हुई जो खड़ी मुद्रा में पूर्ण आकार में है। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्तियों, तो मौर्यकालीन मूर्तियों में पत्थर व तो मौर्यकालीन मूर्तियों में पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली है लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली। ठीक है, और मौर्यकालीन धातु मतलब कि स्टील की मूर्ति बनी मूर्ति नहीं मिली। ठीक है, और मौर्यकालीन मनुष्य मूर्तियों के विषय पशु पक्षी, तो मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के विषय आपके पशु पक्षी खिलौना मानववादी है, अर्थात ये गैर धार्मिक
मेन मूर्तियां हैं। इस प्रकार मौर्यकालीन कला का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी और अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधि एवं रचनाशीलता में भी काफ़ी समृद्ध थी। मौर्यकालीन कला का प्रभाव बिहार पर व्यापक रूप से पड़ा और मौर्यकालीन कला की उत्पत्ति बिहार से ही हुई थी तथा धीरे धीरे अशोक के काल में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों तक फैल गया था। ठीक है। मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति से बिहार उस समय शिक्षा व कला के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था और मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। मौर्यकालीन कला एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण बिहार काफी समय तक भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र बना हुआ था, अर्थात मौर्यकाल बिहार का स्वर्णकाल था। ठीक है, तो मौर्यकाल आपका बिहार का स्वर्णकाल था। ठीक है, यहाँ पर आपका की टू रिमेंबर, तो आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको जो है इस आंसर को लिखने में मदद होगा। इसको आप याद करिए, तो आप जो ऊपर में पढ़े उसको आप आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला, तो आपका मौर्यकालीन कला एक आपका था, दो प्रकार का था, एक आपका राजकीय या दरबारी कला। ठीक है, तो आपका मौर्यकालीन कला एक आपका था राजकीय कला या दरबारी कला। ठीक है, दूसरा पार्ट था इसका लोक कला एवं मूर्ति कला। ठीक है, तो लोक कला एवं मूर्ति कला। ठीक है, तो आपका जो राजकीय या दरबारी कला जो है तीन भागों में बटा था। पहला भाग चंद्रगुप्त कालीन कला। ठीक है, तो राजकीय या दरबारी कला, तो चंद्रगुप्त कालीन कला, अशोक कालीन कला। ठीक है, तो अशोक के समय का कला आपका जो दशरथ कालीन कला। ठीक है, तो ये तीन भागों में। और आपको उसके बाद चंद्रगुप्त कालीन कला, तो आपका चंद्रगुप्त कालीन कला में जो आपकी प्राप्त हुई है जो कला, उसका जो है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, तो आपका कुम्हार का राजप्रसाद महल है। ठीक है, तो कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद का महल। और अशोक कालीन कला में जो आपका अशोक कालीन कला में जो मौर्य कालीन कला है वो आपका स्तंभ है, स्तूप है, पाषाण वेदिका और गुहा विहार है। ठीक है, तो आपका अशोक कालीन कला में स्तंभ है, स्तूप है, पाषाण वेदिका है, आपका गुहा विहार है। दशरथ कालीन कला, तो आपका दशरथ कालीन कला में गुहा विहार है। ठीक है, तो आपका गुहा विहार मतलब गुफा का जो जगह रहने वाला। ठीक है, और लोक कला एवं मूर्ति कला, तो लोक कला एवं मूर्ति कला में आपका जो है यक्ष की मूर्तियाँ, दो पुरुषों की मूर्तियाँ, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका सेकंड जो है मौर्यकालीन की विशेषताएं, ये आपको याद रखना है। तो मौर्यकालीन की विशेषताएं और आपका जो है मौर्यकालीन कला। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखना हो, तभी आप वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कल हमारा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि आपका पटना कलम चित्रकारी की, तो पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, जो कि आपका 56वां से लेकर 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका जो है पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, और जिसमें आपका 56वां से लेकर 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।